स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? चलो, तो आज हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं आफ्टर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ताकि इसके बाद हम ब्रांड न्यू यूनिट स्टार्ट कर सके। अगले यूनिट से, यानी कि जो सेल वाला यूनिट है, उसमें से मैं बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ उसके वन शॉट। तो सेल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला 2 चैप्टर बचता है, तो वी विल कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट वीक। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अभी तक हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में यही पढ़ा था कि कैसे अलग अलग पार्ट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो। मॉर्फोलॉजी में जैसे मान लो एस्टिवेशन है, तो एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स है इन द फ्लोरल होल, राइट। फिर है प्लेसेंटेशन, यानी कि ओव्यूल्स किस तरीके से प्लेसेंटा के अंदर प्लेस्ड होंगे, दैट इज द प्लेसेंटेशन। तो अब हम लोग ना सारी चीजें मिक्स करने के बाद एनिमल्स में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है और उनके अलग अलग रोल्स क्या होते हैं। आई नो आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग का ही अलग अलग सिस्टम प्रेजेंट है सिलेबस में, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का है। बट अगर आप फ्रॉग के एनाटॉमी पढ़ने वाले हो, उसके पहले आपको पता ही नहीं है कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, मस्कुलर न्यूरल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो फिर कुछ जमेगी नहीं बात, है ना। तो उसके पहले हम लोग सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों की तैयारी ना ही सिर्फ होम एग्जामिनेशंस के लिए बल्कि आपके नीट के लेवल के लिए भी बिल्कुल पक्की हो जाए एंड आपको सारे टिश्यूज का सब कुछ अच्छा से क्लियर आइडिया हो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी मच टाइम। तो एनिमल टिश्यू क्या है भाई? एनिमल टिश्यू हो या फिर प्लांट टिश्यू हो, टिश्यू का मतलब ही होता है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन। क्या होता है इसका मतलब? कि ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, स्पेसिफिक ओरिजिन होगा, यानी कि वो कहाँ से बनना शुरू हुए, ये उनका बहुत ही स्पेसिफिक होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के टिश्यूज आपको देखने को, मैंने कई बार आप लोगों को वन शॉट में स्लाइड्स ऐड कर करके दिखाए हैं कि कौन कौन सा टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। मैं इस वाले वन शॉट में भी आपको 2-3 तरह के टिश्यू के छोटे छोटे क्लिप्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? देयर आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारे बॉडी में किसी भी एनिमल के बॉडी में कवरिंग का काम करता है, यानी कि चाहे बॉडी का सरफेस हो या कोई भी ऑर्गन हो, उसकी कवरिंग, उसका कवर जो होगा वो एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होगा। कनेक्टिव टिश्यू, हमारी बॉडी ना अलग अलग पार्ट से जुड़ी हुई होती है, तो कुछ तो ऐसी बात होगी जिसके वजह से हमारी बॉडी जुड़ी हुई है आपस में। तो जैसे हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड फ्लो करता है पूरे बॉडी में, और हमारे ब्लड के वजह से हमारी बॉडी इंटैक्ट रहती है एंड एक दूसरे पार्ट से कनेक्टेड रहती है। तो ब्लड का रोल यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू की तरह है। कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड ही है, मतलब, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू हमारे मसल्स, ये जो बड़े बड़े डोले शोले आप लोग बनाते हो, ये क्यों बना रहे हो? मसल्स का क्या रोल है? उसके बाद आपके न्यूरल टिश्यूज का क्या रोल है? हर एक टिश्यू के बारे में हम लोग इंडिविजुअली बहुत ही डीप, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव मैनर में स्टडी करेंगे। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में आपको नजर आ रहा होगा इस तरह के टिश्यूज, ये सब एपिथेलियल टिश्यूज हैं। इसके पास एक फ्री सरफेस होती है जो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रही होती है या फिर आउटसाइड द एनवायरनमेंट को फेस कर रही होती है। अब आप बताओ फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है? यानी कि एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर कोई
कोई इंटैक्ट चीज ना रखी गई हो, जिसके ऊपर कोई इंटैक्ट चीज ना रखी गई हो, ऐसी सरफेस को हम फ्री सरफेस कहते हैं। तो अगर कोई फ्री सरफेस में कोई टिश्यू प्रेजेंट है जो फेस कर रहा है बॉडी फ्लूइड, तो बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होगा? बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। हल्का सा कट लग जाता है तो आपके खून निकलना शुरू हो जाता है, ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इस पतली से कवर के जस्ट बिलो दैट हमारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ब्लड तभी आएगा ना जब कट लगेगा, तो वो ब्लड वेसल रप्चर होगा। तो यानी कि इस पतली से कवर के ऊपर आउटसाइड द एनवायरनमेंट जब वो फेस करेगा, देन दिस इज आल्सो नोन एज एपिथेलियल टिश्यू। एंड इनसाइड जो फेस कर रहा है बॉडी फ्लूइड, उसको भी हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। एपिथेलियल टिश्यू कवर या लाइन करता है बॉडी और बॉडी के पार्ट्स को। अब जैसे कि हमारा हार्ट है, हार्ट की कवरिंग प्लूरल मेम्ब्रेन से होती है। प्लूरल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन वर्ड जहां पर आ जाए ना समझ जाना वहां पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट हो। हमारा फेस है, हमारे आई है, हमारा नोज है, माउथ है, ठीक है, माउथ की बकल कैविटी में जो लाइनिंग प्रेजेंट है वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। मतलब हर जगह कोई भी बॉडी का पार्ट होगा ना, बॉडी का कोई भी पार्ट होगा, उसकी जो कवरिंग होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की ही होगी या फिर वो लाइंड होगा एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कॉम्पैक्टली सेल्स इसमें पैक्ड रहते हैं, कोई इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत कम होती है। एंड दैट इज जस्ट बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करते हैं, तो उनको इंटैक्ट रहना ही पड़ेगा, उनको कॉम्पैक्टली पैक्ड रहना ही पड़ेगा। तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब एपिथेलियल टिश्यू भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सिंपल टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। दो टाइप होता है एपिथेलियल टिश्यू का, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू दो तरह के होंगे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल टाइप का जो एपिथेलियल टिश्यू होगा वो सिंगल लेयर्ड होता है, ये होता है सिंगल लेयर्ड। कंपाउंड टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं मल्टी लेयर्ड, यानी बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट होंगी इन मल्टी लेयर्ड। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा मल्टी लेयर है, कौन सा सिंगल लेयर्ड है। तो सिंपल एपिथेलियम कंपोज होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल से। ये लाइन करता है किसी भी बॉडी की कैविटीज को। बॉडी कैविटी हमारा बकल कैविटी है, एंड बकल कैविटी के अलावा कौन कौन सी कैविटीज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है? अरे यार, टूथ वाली कैविटी नहीं, वाली नहीं कह रही हूँ मैं, बॉडी के अंदर, मतलब वो खोखलापन कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर, वहां पर ये खोखलापन प्रेजेंट होता है। फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब क्या है? अंदर से हॉलो है, उसके अंदर के लाइनिंग में भी इनर एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, ठीक है। डक्ट्स, डक्ट्स नेफ्रॉन्स में इतने सारे डक्ट्स होते हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। तो इन सारे डक्ट्स और ट्यूब्स में क्या प्रेजेंट होगा? इनसाइड, फ्रॉम द इनसाइड लेयर जो होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की होगी। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से 3 टाइप्स में प्रेजेंट है? एक होता है स्क्वामस एपिथेलियम। तो सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में बात कर लेते हैं। स्क्वामस, बहुत ही सुनने में ही इसका नाम एकदम स्क्वामस, एकदम फैला हुआ सा नाम लग रहा है इसका। इसका मैं आप लोगों को दिखा दूंगी वो स्लाइड, ठीक है। तो स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ पर? ऐसे ऐसे जगह पर जहां पर कोई भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर टेकिंग प्लेस। थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स होंगी, बहुत पतली लेयर होगी, फ्लैट सेल्स होगी, इरेगुलर शेप की होगी, इरेगुलर बाउंड्रीज प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल की वॉल्स में और लंग्स की एल्विलाई में प्रेजेंट होती है। लंग की एल्विलाई में क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होनी चाहिए लंग्स की एल्विलाई में, ताकि CO2 और O2 का
एक्सचेंज हो सके। हमारी बॉडी में ब्लड में इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है ड्यू टू रेस्पिरेशन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सेल आउट करना जरूरी है। एंड जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में चला जाता है अंदर। तो ये सारी चीजें कब हो रही होती है, कैसे हो रही होती है? ड्यू टू एल्वियोलाई, ड्यू टू डिफ्यूजन। तो ये सारी चीजें डिफ्यूजन की वजह से हो पा रही होती है। एंड जहां पर भी डिफ्यूजन होगा वहां पर स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होगी। डिफ्यूजन के अलावा ब्लड वेसल्स में भी स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर प्रेजेंट होती है। एंड स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर का ब्लड वेसल्स में क्या काम है भाई? वहां पर भी तो एक्सचेंज हो रहा है चीजों का, ठीक है, वहां पे भी एक्सचेंज हो रहा है। जैसे नेफ्रॉन्स है, जैसे ही हमारा ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर हमारे ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होता है, जाता है वहां पर, उसके अंदर बोमन्स कैप्सूल के अंदर, तो ग्लोमेरुलस में फिल्टरेशन होती है ना, वो कैसे हो पाएगी? ब्लड में से सारा नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है, क्योंकि ब्लड की वेसल्स बहुत ही थिन होती है। वहां पर स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट है, बहुत ही फ्लैट सेल है, एंड प्लस फ्लैट होने के साथ साथ सिंगल लेयर्ड होती है। इट इज सिंपल एपिथेलियम, तो सिंगल लेयर की सेल्स होगी, एक ही लेयर होगा सेल का, तो इजिली डिफ्यूज आउट कर जाएगा। तो ये है स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख भी पा रहे हो कि कैसे ये सिंगल लेयर की जो सेल एपिथेलियम की है वो O2 और CO2 का एक्सचेंज करवा रही है। स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ कैपिलरी, तो दोनों आपस में क्या करते हैं? डिफ्यूजन का काम करते हैं। अगला है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब जैसे सेल से बनी हुई होती है। क्यूब जैसे सेल से बनी हुई है ये वाली एपिथेलियम, ठीक है। कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ग्लैंड के डक्ट्स में, किसी भी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन है सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन करना। किस चीज का सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन? जैसे मान लो किसी किसी डक्ट वाले ग्लैंड्स जो होते हैं, डक्ट वाला जो ग्लैंड्स होते हैं, वहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा, तो वहां सिक्रीशन होती है। ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या कहलाता है? अगर डक्ट वाली ग्लैंड है तो उसका सिक्रीशन एंजाइम कहलाएगा, अगर डक्टलेस ग्लैंड है तो उसका सिक्रीशन हार्मोन कहलाएगा। तो ये अलग अलग तरह के सिक्रीशंस जब निकलती है तो डक्ट क्या करता है? उसको सिक्रीट करने में हेल्प करता है। अब्जॉर्प्शन, बहुत सारे ऐसे ट्यूब्यूल्स है जहां पर अब्जॉर्प्शन होता है कुछ का, तो ये क्यूबॉइडल सेल या क्यूबॉइडल एपिथेलियम अब्जॉर्प्शन की भी हेल्प करता है। एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलाई। तो एपिथेलियम जो पीसीटी का होता है ना, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है। रीअब्जॉर्प्शन यानी कि जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर आउट हुआ है ना, उस नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ साथ बहुत सारा मिनरल, बहुत सारा अमाइनो एसिड एंड सॉल्ट्स एंड वाटर भी निकल जाते हैं बाहर। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में उनका रीअब्जॉर्प्शन होता है, बिकॉज दे आर द एसेंशियल थिंग्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो हमारी बॉडी की जिसको नीड है, तो उन एसेंशियल चीजों की रीअब्जॉर्प्शन वहां पर हो जाती है। अगला हम आ जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम में। व्हाट इज कॉलमनर एपिथेलियम? अब जैसे वो क्यूबॉइडल थे, क्यूब जैसे थे, यहाँ पर वो कॉलम्स की तरह प्रेजेंट होंगे एंड टॉल एंड स्लेंडर सेल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। इनका न्यूक्लियाई ना बेस में लोकेटेड होता है एंड फ्री सरफेस के पास हो सकता है कि माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट हो। फ्री सरफेस के पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकता है। कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी? स्टमक के और इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाई जाएगी। इसका भी काम सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन का होता है। जितना लंबा, अब जैसे टॉल एंड स्लेंडर सेल्स है, ऐसे टॉल एंड स्लेंडर सेल्स है, तो जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी उतना ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा। यही एक छोटा सा ट्रिक है कि जब पूछा जाए सिक्रीशन या अब्जॉर्प्शन के लिए मोस्टली कौन सी एपिथेलियम रिस्पॉन्सिबल होती है, यू विल ऑलवेज राइट कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। चलो
आगे हम लोग आ जाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम में। सीलिएटेड एपिथेलियम भी एक तरह का ऐसा कॉलमनर एपिथेलियल सेल होता है जो सीलिया कंसिस्ट करेगा। सीलिया कंसिस्ट करने वाले कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल को हम सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। क्यूबॉइडल और कॉलमनर cells containing cilia is known as ciliated epithelium। ठीक है, तो सीलिया सेल्स जो सीलिया बियर करेंगे अपने फ्री सरफेस पे, दैट विल बी नोन ciliated epithelium। प्रेजेंट होंगे इन द सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स में, जैसे कि कोई ब्रोंकियोल है, फेलोपियन ट्यूब है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जितने भी डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स होते हैं ना जो अंदर की तरफ हॉलो होते हैं, तो वहां पर भी सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा, सब में नहीं, मोस्टली वहां पर। सीलिया का क्या रोल है, देखो सीलिया का काम क्या है। सीलिया का काम है किसी भी चीज को मूव करवाना, क्योंकि सीलिया इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब अंदर की तरफ पे इतनी सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या काम कराएगी। फेलोपियन ट्यूब हमारे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है, जो ओवम का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है फ्रॉम ओवरी टू द यूटरस। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब के इनर सरफेस में जब सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है तो वो मूवमेंट कराता है ओवम का। ब्रोंकियोल्स में क्यों सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होगी इनर लेयर में, क्यों प्रेजेंट होगी, खुद सोचो आप, क्योंकि एयर और एयर पार्टिकल्स की मूवमेंट करानी होती है ना, तो मूवमेंट कराएगा, प्लस म्यूकस की मूवमेंट करानी होती है, म्यूकस इज आल्सो वेरी एसेंशियल। तो म्यूकस और एयर पार्टिकल की मूवमेंट कराने के लिए अंदर की तरफ में सीलिया बेयर करता है ये वाला एपिथेलियम। समझ में आ रहा है आप लोगों को। सी फंक्शन लिखा हुआ है साफ साफ, टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ द एपिथेलियम, दैट्स इट, यही है इसका मेजर रोल। अगला हम आ जाते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम में। तो मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स में एक ये भी आ जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनर, ये है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, तो अब इसका काम क्या होगा, इसका भी सिक्रीशन का काम होगा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम है भाई, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होने वाले जो एपिथेलियम होते हैं उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला जाता है। अभी आप लोग ये क्यूबॉइडल और कॉलमनर में पढ़ रहे थे ना कि ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वही मॉडिफिकेशन है, उसी का मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसका काम होगा, अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो कंसिस्ट करेगा आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स को, जैसे कि गॉबलेट सेल हो गए। गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस का सिक्रीशन करना हमारे स्टमक में, हमारे एलिमेंट्री कनाल में। मल्टी सेलुलर अगर है तो वो कंसिस्ट करेगा बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड किस तरह का होता है, इस तरह का होता है सलाइवरी ग्लैंड, ऐसे होगा, और इस तरह से बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो अलग अलग पार्ट ऑफ आवर माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, पैरोटिड होता है, सब मैक्सिलरी होता है, और एक सबलिंगुअल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लस्टर ऑफ सेल्स जो होंगे वो सलाइवरी ग्लैंड उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, और वो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल होगा। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। गॉबलेट सेल्स हमारे स्टमक में पाए जाते हैं एंड अलग अलग पार्ट्स में पाए जाते हैं, जो म्यूकस सिक्रीट करेगी। बेसिकली म्यूकस का रोल तो स्टमक के अंदर ही होता है ना, तो मैं इसीलिए आपको एक स्पेसिफिक ऑर्गन बता रही हूँ। अगला है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का भाई क्या रोल है, कंपाउंड एपिथेलियम का भाई क्या रोल है बता दो जल्दी। सबसे पहले तो ये मल्टी लेयर्ड की सेल होती है, मल्टी लेयर्ड सेल होती है, लिमिटेड रोल होता है इसका सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में, लिमिटेड रोल होगा इसका सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन में। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, हमारे स्किन का जो ड्राई सरफेस है, यानी कि जो सरफेस आपको दिख रहा है स्किन का, ये कंसिस्ट करेगा क्या, कंपाउंड एपिथेलियम को।
मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, हमारे बकल कैविटी में मॉइस्ट सा सरफेस है, आप अंदर में देख रहे होगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें दिख, मतलब ऐसे चिपचिपी सी लेयर आपको दिख जाएगी, तो दैट इज प्रेजेंट कंपाउंड एपिथेलियम। फेरिंग्स में इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसकी इनर लाइनिंग में भी आपको कंपाउंड एपिथेलियम दिख जाएगी। पैनक्रियाटिक डक्ट में भी आपको कंपाउंड एपिथेलियम दिख जाएगी। फंक्शन बेसिकली है इसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, मतलब कि कोई भी चीज हम खा रहे हैं तो वो खाने में कुछ खराबी ना निकल जाए, उसके वजह से हमारा फूड जो है वो सेल के थ्रू ना चला जाए, इसके लिए हमारा माउथ को प्रोटेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे फूड के अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, एंड ऑल्सो हमारे फेरिंग्स में, हमारे पैनक्रियाज में, सब जगहों पर प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत होती है। तो प्रोटेक्शन करते हैं ये केमिकल और किसी भी मैकेनिकल स्ट्रेस का, ठीक है, उससे ये प्रोटेक्ट करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस क्या होते हैं? सेल जंक्शंस मीन द जंक्शंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन एडजेसेंट सेल। इसको मैं लिख देती हूँ। सेल जंक्शंस आर द जंक्शंस that provide क्या प्रोवाइड करेंगे? सेल जंक्शन। सेल जंक्शन के बारे में कभी तो आप लोगों ने सुना है ना, ये क्या प्रोवाइड करेंगे? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करेंगे बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन एडजेसेंट, एक दूसरे के बगल में जो सेल्स प्रेजेंट है ना, के बीच में किस तरह का लिंक प्रेजेंट होगा, ये डिफाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है हमारा सेल जंक्शन। सेल जंक्शन तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइट जंक्शन, फिर होता है अधेरिंग जंक्शन, और फिर होता है गैप जंक्शन। अब सेल जंक्शन में सबसे पहले जंक्शन का रोल क्या है, काम क्या है इसका? टाइट जंक्शन का काम है टू हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। टाइट जंक्शन है यानी कि सेल्स आपस में बहुत ही कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होंगे एंड दे विल स्टॉप अदर सब्सटेंस कि वो एक सेल से दूसरे सेल तक लीक करके पहुंचे, ठीक है, एक टिश्यू के अंदर, ठीक है। तो ये काम हो गया टाइट जंक्शन का। अधेरिंग जंक्शन, आप लोगों ने ऐसे फेविकोल वगैरह के एड में या फिर फेविकोल वगैरह के डब्बे में लिखते हुए देखा होगा, लिखा हुआ देखा होगा, अधेसिव लिखा होता है ना, अधेसिव वर्ड। अधेसिव का मतलब ही होता है चिपकना, वैसे ही अधेरिंग का भी मतलब होता है यानी कि चिपकने वाली कोई चीज, अधेरिंग सब्सटेंस, अधेरिंग जंक्शन। अधेरिंग मतलब टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। ये तो तीनों में वही लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया है, मैं आप लोगों को इसका सही क्या बोलते हैं डेफिनेशन बता देती हूँ। अधेरिंग का मतलब हो जाएगा परफॉर्म सीमेंटिंग, एक सीमेंटिंग लिंक बनाना टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो यहाँ पे इसको कट कर देते हैं और इसको कट करके देती हूँ आप लोगों को। अधेरिंग जंक्शन का काम होता है टू परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। परफॉर्म cementing to keep neighboring cells together, ठीक है। एंड गैप जंक्शन, अच्छा, टू परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर का क्या मतलब हो गया कि एक दूसरे सेल्स को ना, एडजेसेंट सेल्स को ये क्या करेंगे,
ये चिपका कर रखेंगे आपस में ताकि ये हमेशा जुड़े रहें। आप सीमेंट का यूज कब करते हो? जब घर बन रहा होता है, ताकि ईंटें जुड़े रहे आपस में और घर ढह ना जाए, कोलैप्स ना कर जाए। उसी तरह से काम होता है अधेरिंग जंक्शंस का भी। नाउ गैप जंक्शन का क्या काम है? इट फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट, फैसिलिटेट करेगा सेल्स को कि वो कम्युनिकेट कर सके अदर सेल्स के साथ बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। ये मैं आप लोगों को लिखकर बता देती हूँ पूरा। फैसिलिटेट द सेल्स, facilitate the cells to communicate with each other, to communicate with each other, एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट कर सके by connecting cytoplasm of adjoining cells, by connecting cytoplasm of adjoining cells, एडजॉइनिंग सेल्स के थ्रू साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करेगा फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड बिग मॉलिक्यूल, फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल एंड बिग मॉलिक्यूल। ठीक है, डन है बच्चों? यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा सब कुछ। गैप जंक्शन, गैप का मतलब क्या होगा? अगर गैप है तो हमें गैप को रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस हम कैसे करेंगे? कम्युनिकेट करके करेंगे। कम्युनिकेट कौन करेगा? एक दूसरे सेल्स के साइटोप्लाज्म आपस में कम्युनिकेट करेंगे एंड दे विल एक्सचेंज सम काइंड ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बहुत ही इजी है। टाइट जंक्शन बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे और कहीं से भी किसी भी चीज के लीकेज की कोई गुंजाइश नहीं। अधेरिंग जंक्शंस एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे ताकि वो हमेशा साथ साथ रह के एक फंक्शन परफॉर्म कर सके। गैप जंक्शन जिनके बीच में स्पेसेस होंगे लेकिन वो अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहेंगे ताकि एक्सचेंज ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड बिग मॉलिक्यूल्स कैन टेक प्लेस। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। अब जैसा कि इसका नाम है ना कनेक्टिव टिश्यू, वही इसका काम भी है। ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में रन कर रहा होता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है सारे सेल्स में टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। अभी आगे चल के आपको पता चलेगा कि कनेक्टिव टिश्यू में कितने सारे ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आप लोगों ने सिर्फ सुनी होगी और आपको पता नहीं होगा कि ये कनेक्टिव टिश्यू में कभी आता है। मोस्ट अबंडेंट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में प्रेजेंट होगा। मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है ये, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में। क्यों सबसे ज्यादा अबंडेंट है? अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो 5 से 6 लीटर तो खून ही सिर्फ हमारे बॉडी में पाया जाता है, लिम्फ हमारे बॉडी में पाया जाता है। और कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं हमारे बॉडी में? एडिपोज टिश्यू है जो हमारे स्किन के नीचे, जस्ट बीनीथ द स्किन, हमारे स्किन के लेयर में प्रेजेंट होता है, जो फैट कंटेन करने वाली सेल्स होती है। तो ये सारी चीजें आ जाती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड हैव फिब्रोब्लास्ट की सेल्स। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं फिब्रोब्लास्ट की सेल्स वो कंटेन करते हैं, सिर्फ ब्लड को छोड़कर, एक्सेप्ट ब्लड।
they secrete fibrous protein called collagen and elastin. कोलाजन और इलास्टिन कहलाए जाने वाले फाइब्रस प्रोटीन्स कलेक्ट करते हैं, कंटेन करते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो कि हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सब फंक्शन हो जाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड विच अक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स। तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये पॉलीसैकेराइड को सिक्रीट करने का भी काम कर रहे हैं, और दोस पॉलीसैकेराइड्स आर नोन एज मैट्रिक्स, जो एक्यूमुलेट हो जाएंगे हमारे सेल्स एंड टिश्यूज के बीच में। फिर देखो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है। पहले तो कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स का होगा, बट फर्दर मोर वो डिविजिबल होगा एंड आगे चल के फिर से वो डिवाइड करेगा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड हो जाएगा एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड हो जाएगा डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर टिश्यू में। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड हो जाएंगे कार्टिलेज, बोन और ब्लड में। सो हमारा जो बोन है, हमारा जो कार्टिलेज है बॉडी के अंदर, वो सब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। तभी तो हम कहते हैं कि इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। हमारी बॉडी के अंदर सोचो सबसे ज्यादा, किसी का भी जो भी वेट है ना, तुम लोगों का जितना भी वेट है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का क्या वेट है। ठीक है, आपके वेट का मोर देन 50% जो प्रपोर्शन है वो सिर्फ आपके बोन्स की वजह से। आपके बोन्स ही सबसे ज्यादा डिटरमाइन करते हैं कि आपका वेट कितना होगा। बहुत सारे लोग देखने में लंबे चौड़े लगेंगे लेकिन उनका वेट कम होता है। इसका ये मतलब होता है कि उनकी बोन डेंसिटी बहुत कम है। बहुत सारे पतले दुबले लोगों को आप देखोगे कि उनका वेट भाई बहुत ज्यादा है। पतले दुबले लड़कों को देखोगे उनका वेट है 60 kg, 65-70 kg। ऐसा कैसे हो रहा है? दैट इज जस्ट बिकॉज कि उनका जो बोन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसी वजह से इतने अलग अलग तरह के टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है भाई? अब इसमें ना जो सेल्स हैं, कौन कौन से सेल्स पाए जाएंगे? फाइब्रोप्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स एक्सेट्रा और फाइबर्स। ये लूजली अरेंज्ड होंगे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ग्राउंड सब्सटेंस जो इसका है ना, वो थोड़ा सा गाढ़ा सा है, मतलब वो सॉलिड भी नहीं है और वो लिक्विड भी नहीं है, उन दोनों का मिक्सचर एक तरह से है। ठीक है, 2 तरह के होंगे, एरियोलर और एडिपोज टिश्यूज। एरियोलर और एडिपोज 2 तरह के आपके लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। एरियोलर टिश्यू जो है वो हमारे स्किन के अंदर पाया जाता है। मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। एरियोलर टाइप ऑफ टिश्यूज आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। प्रेजेंट बीनीथ स्किन। काम क्या होता है एरियोलर टिश्यू का? एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क, एपिथेलियम का एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क की तरह ये काम करता है। सपोर्टिव फ्रेमवर्क। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू क्या है भाई? एडिपोज टिश्यू के बारे में बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट मेनली बीनीथ द स्किन। मेनली बीनीथ द स्किन। स्किन के जस्ट नीचे वाली लेयर जो होती है वो एडिपोज टिश्यू होती है। इसमें एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इट सेल्स कंटेन्स फैट। ठीक है, इट्स सेल्स जिनको एडिपोसाइट्स बोला जाता है, स्टोर करते हैं, स्टोर्स फैट। फैट की सेल्स को हम क्या कहेंगे? एडिपोसाइट्स
एडिपोसाइट्स कहेंगे, तो इसीलिए इसका नाम एडिपोस टिश्यू रखा गया है। एडिपोसाइट्स होने के वजह से, एडिपोसाइट्स टिश्यू है ना बेटा, टिश्यू है, और टिश्यू बनता किस चीज से है, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है, तो इसके सेल को क्या बोलेंगे, एडिपोसाइट्स बोलेंगे। एडिपोसाइट्स के एग्रीगेशन को एडिपोस टिश्यू बोला जा रहा है। दैट्स इट, बस इतना ही बात है। एक्सेस न्यूट्रिएंट जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और इस टिश्यू में स्टोर्ड रहता है, ठीक है। सो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट into fats and stored in these cells। डन है। देखो इस तरह के एडिपोस टिश्यूज होते हैं, ये जो छोटे बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स देख रहे हो ये सब फैट के ग्लोब्यूल्स है। दीज आर द फैट सेल्स आल्सो नोन एज एडिपोसाइट्स। अगला देखो, अगला है कनेक्टिव टिश्यू में डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होंगे, इसमें ना फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में लूजली अरेंज थे, सेमी फ्लूइड ग्राउंड मैट्रिक्स के फॉर्म में, यहाँ पर वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको लिक्विडी पोर्शन कुछ नहीं दिखेगा, फ्लूइडी पोर्शन कुछ भी नहीं दिखेगा, यहाँ पे बहुत ही कॉम्पैक्ट पैक्शन हो जाती है। सो टू टाइप्स के डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस है, डेंस रेगुलर में एक पैटर्न ऑफ फाइबर शो होता है। सो इट शोज रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स। यहां से लिखना शुरू करती हूं मैं, इट शोज रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर्स, ठीक है। रेगुलर पैटर्न में फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। कोलाजन फाइबर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे रोज में, बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। सो कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट। कोलाजन फाइबर्स आपको पता है ना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है। कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज, रोज के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, बिटवीन पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स के जो बंडल्स होते हैं ना, उसके बीच बीच में यहाँ पर आप देख रहे हो एक पैटर्न प्रेजेंट है। यहाँ पर आप एक पैटर्न देख रहे हो, है ना, इस तरह का पैटर्न प्रेजेंट है यहाँ पे। इन सब बंडल्स के बीच में कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आ जाते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आ जाते हैं। टेंडन्स और लिगामेंट्स, क्या फंक्शन है बच्चों दोनों का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को पता है तो। टेंडन का काम होता है स्केलेटल मसल्स को बोन से कनेक्ट करना। अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन्स। हमारे बोन्स जब मसल से अटैच होते हैं तो किस वजह से, किसके रीजन से अटैच होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि टेंडन से अटैच होते हैं वो। और लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट है एक बोन जब दूसरे बोन से चिपका रहता है, अटैच्ड रहता है, तो वो लिगामेंट के थ्रू अटैच्ड होता है। सो इट अटैचेस वन बोन टू अनदर, अटैचेस वन बोन टू अनदर। डन है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं हम लोग डेंस इर्रेगुलर में। अब डेंस इर्रेगुलर की बात की गई है तो इर्रेगुलर का मतलब यहाँ पे यही होगा कि इसमें कोई पैटर्न प्रेजेंट नहीं होता, है ना, इसमें कोई पैटर्न प्रेजेंट नहीं होता। सो इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट।
irregular pattern of fibroblasts and fibers. कौन से फाइबर्स? कोलाजन फाइबर्स इरेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट रहेंगे। अब इरेगुलर में कितने टाइप्स आ जाते हैं? इरेगुलर वाला जो होता है ना वो बेसिकली हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है, कोई टाइप नहीं होता। सो प्रेजेंट इन द स्किन। डन है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? चलो अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। दीज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज आर कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कार्टिलेजेस के बारे में। कार्टिलेज में क्या होता है ना, इंटरसेलुलर मटेरियल यानी कि जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होगा और प्लाएबल होगा। प्लाएबल यानी कि आसानी से मतलब उसको थोड़ा सा बेंड वेंड किया जा सकता है। ड्यू टू कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, कंप्रेस नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकेगा। कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं ना उसे बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। जैसे कि एडिपोस के लेयर, एडिपोस के सेल्स को एडिपोसाइट बोला जाता था, वैसे कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट बोला जाता है। दीज आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। जो मैट्रिक्स ये खुद सिक्रीट कर रहे हैं उसी से इनक्लोज रहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि कार्टिलेज के सेल्स। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। replaced by bones in adults, यानी कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म में जब मतलब कोई भी वर्टिब्रेट का एम्ब्रियो होता है उस टाइम पर वो कार्टिलेज रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा वो कार्टिलेज कन्वर्ट हो जाएगा इनटू बोन्स, ठीक है। सो रिप्लेस हो जाते हैं बोन्स में। इसीलिए ना कहते हैं कि छोटे बच्चों की हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उनको डाबर लाल तेल लगा लगा कर और उनको खूब सारे दूध बच्चे पीते हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे तो दूध ही पीते हैं ना, माँ का दूध पीते हैं, फिर बाहर का भी गाय भैंस का भी दूध पीते हैं, तो दूध से उनको कैल्शियम मिलता है, तो धीरे धीरे उनकी हड्डियां मजबूत होने लग जाती हैं। ऐसे अगर बच्चे, छोटा जो बच्चा है ना, न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी बहुत उनकी ना लगभग 306 बोन्स होंगी, लेकिन फिर बाद में सब फ्यूज्ड हो जाते हैं एंड एडल्ट होते होते वो 206 रह जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एम्ब्रियोनिक फॉर्म में कार्टिलेज रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो अडल्ट स्टेज में बढ़ेगा वैसे वैसे वो कार्टिलेज रिप्लेस कर जाएंगे बाय बोन्स। नाउ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, हमारे टिप ऑफ नोज में प्रेजेंट है, हमारे आउटर ईयर में प्रेजेंट है। ये जो एक्सटर्नल ईयर है ना, बहुत ही इजीली आप इसको ऐसे बेंड वेंड कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये सॉलिड है ना। टीचर ने कभी ऐसे कान पकड़ के खींचा है आप लोगों के पनिशमेंट के तौर पे? इसीलिए तुम लोग इतने बदमाश हो गए हो। आउटर ईयर जॉइंट्स में, वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स, वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो उसके बीच में जो जॉइंट्स है, जो दो वर्टिब्रा को जोड़ता है, उसके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। लिम्स और हैंड्स इन एडल्ट्स में, हमारे हाथों में कार्टिलेज है, हमारे पैर में कार्टिलेज है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है ये भी अभी आप लोग को पता चल गया है। कार्टिलेज हो गया। अगला हम लोग बात करते हैं बोन के बारे में। बोन क्या है भाई? बोन के बारे में देखा जाए, सो इट हैज़ हार्ड एंड नॉन प्लाएबल मैट्रिक्स। नॉन प्लाएबल मैट्रिक्स होगा जो रिच होगा कैल्शियम सॉल्ट्स में। वहाँ पे कार्टिलेज में किस चीज़ से वो रिच था? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से रिच था। यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट से रिच है। एंड कोलाजन फाइबर्स ऑल्सो विच गिव बोन्स इट्स स्ट्रेंथ। कोलाजन फाइबर्स जो एक तरह का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला प्रोटीन है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि स्किन जो लूज हो जाती है, जिन लोगों की बुढ़ापा आते आते, तो उनको कोलाजन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कि स्किन टाइट रहे। कोलाजन दिया जाता है ताकि हेयर फॉलिकल्स एकदम, हेयर बिल्कुल
स्ट्रॉन्ग रहे, टूटे ना, ब्रिटल ना हो। बोन सेल्स जिनको ऑस्टियोसाइट बोला जाता है, बोन सेल्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। क्या क्या आपको याद रखना पड़ेगा आज के लेक्चर में? एडिपोसाइट याद रखना होगा, एडिपोस टिश्यू की सेल्स को कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स याद रखना होगा, कार्टिलेज की सेल्स को बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स याद रखना होगा, बोन की सेल्स को बोलते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन एंड इसीलिए उसके सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स आर सीन इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने। छोटे छोटे पतले से स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं इन द मिडल, ठीक है, एकदम अंदर के तरफ में, उस स्पेस को हम कहते हैं लैक्यूने, ठीक है, उस स्पेस को हम कहेंगे लैक्यूने। यू कैन सी हियर, ये सारे बोन के सेल्स हैं, कॉम्पैक्ट बोन के टिश्यूज है और बीच में स्पेस है, दैट इज नोन एज लैक्यूने। आगे चलते हैं हम लोग। नाउ अब हम लोग बात करेंगे मसल टिश्यू के बारे में। मसल टिश्यू, एक कोई रह गया ना, एक तो कोई रह गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पेशलाइज्ड बोन, बोन के बाद ब्लड आना चाहिए, सी आना चाहिए, ब्लड। तो कोई बात नहीं, इसको मैं अभी सही कर देती हूँ। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेंगे। न्यू स्लाइड, ठीक है, बोन और बोन के बाद ये। भाई साहब भी कुछ ज़्यादा ही ब्लैकी हो, वाइटी हो गया है ना, वाइट सा हो गया। कोई बात नहीं, बोन है तो सॉरी ब्लड है तो ब्लड को हम रेड कलर से लिखेंगे, ठीक है। सो ब्लड क्या है बच्चों? एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कंटेन करता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। टाइप ऑफ फ्लूइड connective tissue that contains plasma, red blood cells, white blood cells and platelets, ठीक है। इतनी सारी चीजें वो कंटेन करेगा एंड इट विल हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, हेल्प इन द circulation of various substances, ठीक है। तो थोड़ी चीजें ब्लड के बारे में हो गई, ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत चीजें हो गई। रेड कलर का फ्लूइड होता है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड इसको कहते हैं। और बोन मैरो जो है इट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। बोन marrow is the site of production of blood cells, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप लोगों को दिख ही रही होगी, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, अगर मन करे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे आप लोगों को पीपीटी तो मिल ही जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू है तो मसल टिश्यू कितने टाइप के होंगे? स्केलेटल टाइप के होंगे और भी बहुत सारे टाइप्स होंगे। अभी एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट स्केलेटल मसल, जिसको हम स्ट्राइटेड या फिर वॉलेंटरी मसल भी बोलते हैं। अच्छा, मसल के बारे में
मसल टिश्यू के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है ना, तो मसल टिश्यू या मसल फाइबर्स होते क्या है? सो दीज टिश्यू आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स या फिर मसल सेल्स। यहाँ पे नहीं लिखा है ना, यहाँ पे स्ट्राइटेड के बारे में लिखा हुआ है, मसल्स के बारे में कुछ चीजें लिख लेते हैं। मसल टिश्यू, so these tissues are made up of muscle fibers या cells, मसल के सेल्स या मसल फाइबर से बने हुए होंगे। एंड मसल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन मायोफिब्रिल्स। मसल सेल्स are made up of numerous मायोफिब्रिल्स, ठीक है, न्यूमरस मायोफिब्रिल्स, जो कि बहुत फाइन थ्रेड की तरह फाइबर्स होते हैं, फाइन थ्रेड की तरह फाइबर्स जो कि मसल सेल्स में पाए जाते हैं, उनको मायोफिब्रिल्स बोला जाता है। मसल के फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एंड रिलैक्स भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दे विल गेट शॉर्टन एंड रिलैक्स यानी कि दे विल गेट लेंथन, ठीक है। सो मसल फाइबर्स कैन रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। मसल फाइबर्स कैन रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। अगला देखो क्या है, इट टेक्स पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। बिना मसल्स के हड्डियों का कोई काम नहीं हो पाएगा। मसल्स अटैच होती है हड्डियों के साथ, तभी जाके मूवमेंट हो पाती है। सिर्फ हड्डियां कभी भी मूवमेंट नहीं कर पाएंगी। जैसे आप लोग हॉरर मूवीज में देखते हो ना कि स्केलेटन चलने लग जा रहा है, स्केलेटन अपने आप कभी नहीं चल पाएगा जब तक उसमें मसल्स अटैच नहीं होंगी। सो मसल्स टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मसल्स टेक पार्ट in locomotion and movement, ठीक है। ये सारी चीजें तो हो गई मसल टिश्यू के बारे में। अब हम लोग फाइनली बात करेंगे स्केलेटल मसल्स। तीन तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जिसको स्ट्राइटेड या फिर वॉलेंट्री मसल भी बोला जाता है, स्मूथ मसल जिसको नॉन स्ट्राइटेड या इनवॉलेंट्री या विसरल मसल भी बोला जाता है, और कार्डियक मसल को कुछ नहीं बोला जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसका नाम कार्डियक मसल है। अब एक एक करके सबको देखो ना। स्केलेटल मसल जो होंगे वो अटैच्ड होंगे बोन्स के साथ, जैसे कि हमारे बाइसेप्स है ना, तो ये क्या है, ये मसल है और वो हमारे बोन के साथ अटैच है। अब हमारा मन करेगा तो हम इसकी मूवमेंट कराएंगे, हमारा नहीं मन करेगा तो हम इसकी मूवमेंट नहीं कराएंगे। ऐसे कर रहे हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, है ना। सो जो भी बोन्स के साथ अटैच होने वाली मसल होती है उसको हम वॉलेंट्री मसल या स्केलेटल मसल बोलते हैं। स्केलेटल यानी कि बोन्स और मसल, ठीक है। स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगी मसल के फाइबर्स में। स्ट्राइशंस क्या होती है, लंबी लंबी धारियां जो निकली हुई होती है, स्ट्राइशन बोलते हैं उसको। मसल फाइबर्स बंडल होंगे एक पैरेलल फैशन में, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उनका, उसी पैरेलल फैशन में वो अरेंज्ड होंगे। शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। एक शीट प्रेजेंट होती है टफ कनेक्टिव टिश्यू की जो एनक्लोज करते हैं मसल फाइबर के बंडल्स को। तो ये हो गया स्केलेटल या फिर वॉलेंट्री मसल। अगला आ जाते हैं हम लोग, दैट इज स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड विसरल मसल। इनवॉलेंट्री और फूजीफॉर्म होते हैं। फूजीफॉर्म मतलब फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स, इस तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे।
इस तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर टेपरिंग की जाएगी और यहाँ पर टेपरिंग की जाएगी। तो दोनों के एंड्स जब आपस में चिपक जाते हैं ना, तो उसी को कहा जाता है टेपर एट बोथ एंड्स या फिर फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म इसी को बोला जाता है। नाउ कोई स्ट्राइएशन इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे, इसीलिए इसे नॉन स्ट्राइटेड या फिर विसरल मसल भी बोलते हैं। सेल जंक्शंस होल्ड करेंगे उनको साथ में एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। सेल जंक्शंस जो होंगे ना वो आपस में एक दूसरे को होल्ड करेंगे एंड दे विल बी बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू की शीथ में। दे आर सीन इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉल स्टमक है, इंटेस्टाइन है। समझ लो कि जो भी मसल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हमारे स्टमक के मसल्स हैं, हमारे इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, आप इनके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी मैंने बताया ना कि मसल्स का काम है मूवमेंट और लोकोमोशन करना, तो यहाँ पे नॉन स्ट्राइटेड या विसरल या स्मूथ मसल में भी मूवमेंट हो रही है, पर वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज इनवॉलंटरी मसल्स। अब अगर खाना तुम खाओगे तो डाइजेशन होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा मसल्स का, आपको पता चल रहा है क्या कि वहां पे मस्कुलर मूवमेंट हो रही है? इंटेस्टाइन्स में किस तरह का मूवमेंट हो रहा है आपको पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा, बिकॉज दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, अंडर योर विल, इट इज नॉट अंडर योर विल। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज स्मूथ मसल। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे। और जहां पर हमारे बोन से अटैच होने वाले मसल्स होंगे, चाहे कोई भी मसल हो जो हमारे बोन से अटैच हुआ, उसको हम वॉलेंटरी मसल बोलेंगे या फिर स्ट्राइटेड मसल बोलेंगे। तो ये हो गया स्मूथ मसल के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी होता है। दिल जो आपका धड़क रहा है और ऐसे पैल्पिटेशंस हो रही है हार्ट में, वो पैल्पिटेशन एक तरह का मूवमेंट ही तो है, मस्कुलर मूवमेंट ही तो है, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है। बात यही है, इनवॉलेंटरी है। आप चाहते हो या नहीं चाहते हो उससे मतलब नहीं है, आपका दिल धड़केगा जरूर, ऐसे ऐसे उसमें पैल्पिटेशंस होती रहेगी। ठीक है, सेल जंक्शंस फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल्स के एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। वो सेल जंक्शंस के बारे में अभी मैंने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, तो वो सेल जंक्शंस ना आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे एंड दे विल गेट स्टिक टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शंस इंटरकैलेटेड डिस्क बोला जाता है दैट अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नेबर सेल्स आर आल्सो कॉन्ट्रैक्टेड। बेसिकली कम्युनिकेशन जंक्शन का मतलब ये है कि उसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाएंगे। जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, इंटरकनेक्टेड डिस्क पाए जाएंगे। अगर एक सेल रिसीव करती है सिग्नल कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आसपास के नेबरिंग सेल्स जितने भी हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाएंगे। अगर एक सेल ने रिसीव की है सिग्नल कि तुम्हें रिलैक्स करना है, तो आसपास के सारे सेल्स रिलैक्स करने लग जाएंगे। बेसिकली जो होता है हमारे हार्ट में, वही सारी चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, डन है बच्चों, आगे चले। न्यूरल टिश्यू, लास्ट टाइप ऑफ टिश्यूज एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम लोग फ्रॉग पढ़ना शुरू करेंगे, फ्रॉग के बारे में जानना शुरू करेंगे। डन, चलो। सो न्यूरल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, यूनिट है न्यूरल सिस्टम का, न्यूरॉन से बने हुए हैं न्यूरल टिश्यूज। रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, बस वही है, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। न्यूरॉन्स एक तरह के एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, यानी कि वो इम्पल्सेस कैरी करते हैं, इम्पल्स कैरी करते हैं जिस तरीके का उनको सेंस जनरेट होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स प्रोटेक्टेड होते हैं और सपोर्टेड होते हैं न्यूरोग्लियल सेल से। न्यूरॉन्स के अलावा जो सेल पाए जाते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, उनको बोला जाता है न्यूरोग्लियल सेल्स। दीज आर द सपोर्टिव टाइप ऑफ सेल्स जो हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्यों न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करके रखना ज़रूरी है? क्योंकि दीज आर द सेल्स दैट कैन नॉट बी रीजनरेटेड। एक बार ये एक सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो दोबारा उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन हाफ ऑफ
ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, पूरे न्यूरल टिश्यूज में जितना भी न्यूरल टिश्यू का वॉल्यूम है उसका आधा से ज़्यादा पोर्शन जो है न्यूरोग्लियल सेल्स का ही होता है, देन आफ्टर दैट न्यूरॉन्स का होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं न्यूरल टिश्यूज के बारे में, नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है ये। एंड देन सेल्स से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अगर इस तरीके से चीजें ऑर्गेनाइज ना हो तो कोऑर्डिनेटेड मैनर में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। सो एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारे हार्ट में एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है, मस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट है। जस्ट इमेजिन दिस इज एन ऑर्गन जो कंटेन करता है हर तरह के, हर टाइप के टिश्यूज को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब हम लोग फाइनली फ्रॉग पढ़ेंगे, जो फ्रॉग हमारे इसका पार्ट है, मेन सिलेबस का पार्ट है। अभी तक तो आप लोगों को जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई वो इसलिए पढ़ाई ताकि जब आप एनाटॉमी फ्रॉग की पढ़ रहे होगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एपिथेलिया क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ब्लड क्या है, बोन क्या है, कार्टिलेज क्या है, मायोफिब्रिल क्या है, एडिपोसाइट क्या है, कॉन्ड्रोसाइट क्या है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रॉग अब पढ़ना। चलो तो अब हम लोग ना स्टार्ट करते हैं फ्रॉग से। फ्रॉग का सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फ्रॉग जिसका नाम है राना टिग्रीना, देख रहे हो कितना धाकड़, कितना बोल्ड नाम है एक छोटे से मेंढक का, राना टिग्रीना। ठीक है, इसका फाइलम, कौन से फाइलम को ये बिलोंग करेगा? ऑब्वियसली फाइलम कॉर्डेटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा को ये बिलोंग करता है। उसके बाद क्लास, कौन सी क्लास, कॉर्डेटा के अंदर कौन सा ऐसा क्लास है जो मेंढक के लिए सूटेबल होगा? एम्फीबिया, ऑब्वियसली एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया को ये बिलोंग करेगा। एंड देन अगेन जीनस और स्पीशीज जो है वो आपको पता ही है, जीनस का नाम हो जाएगा राना एंड टिग्रीना विल बी द स्पीशीज। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, जीनस एंड ये हो जाएगी उसकी स्पीशीज। तो ये छोटू से मेंढक का नाम है राना टिग्रीना एंड इट इज द मोस्ट कॉमन स्पीशीज इन इंडिया, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। पोइकिलोथर्म्स है, पोइकिलोथर्म का क्या मतलब होता है? कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड यानी कि ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, विच कैन नॉट regulate their body temperature। इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी में ये दिखाई नहीं देते हैं। इनको चाहिए होता है थोड़ा सा बारिश वारिश वाला मौसम, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं। इसीलिए आपको बारिश के मौसम में ये टर टर करते हुए नजर आएंगे ज़्यादातर। एंड दे कैन चेंज कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैमोफ्लाज, जिस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कैमोफ्लाज, इट इज अ टेक्निक फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ द एनिमी, या फिर वो अपने आप को थोड़ा सा बदल देंगे, और उस बदलने वाले नेचर को कहते हैं हम मिमिक्री करना। प्रोटेक्टिव कलरेशन, जैसे कि गिरगिट होती है, तो गिरगिट ना कैमोफ्लाज भी कर लेती है एंड मिमिक्री भी कर लेती है। अगर वो पत्ते के ऊपर से जा रही है ना तो उसकी पूरी बॉडी पत्ते के कलर की जैसे हो जाएगी, तो दैट इज मीन कि उसका कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज हो रहा है यानी कि उसकी मिमिक्री हो रही है, मिमिक्री वो कर रही है। एंड जिस भी जगह पर, जिस भी पॉइंट पर वो किसी ऐसे जगह पर हाइड हो जाएगी उसको हम कैमोफ्लेज कहेंगे। हाइड हो जाएगी इन सेंस कि नॉट नेसेसरी कि वो कलर चेंज कर रही है, बट वो अपने आप को ऐसा छुपा, अपने बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा मैच करवा ले रही है अपने आप को कि किसी भी एनिमी को पता ही नहीं चल रहा है कि उस जगह पर, उस पर्टिकुलर कैनवस पर कोई ऑर्गेनिज्म जीता जागता है।
तो उसे हम कैमोफ्लेज कहेंगे। नाउ ड्यूरिंग समर एंड विंटर दे अंडरगो एस्टिवेशन, जिसको हम समर स्लीप कहेंगे, और हाइबरनेशन, जिसको हम विंटर स्लीप कहेंगे। यानी बहुत ज़्यादा गर्मी के समय में जब वो नहीं दिखाई देते हैं ना, तो समझ जाओ कि वो समर स्लीप पे है। यानी सोचो वो पूरी गर्मी सोते हैं, वो पूरी सर्दी सोते हैं, वो बस बीच में किसी टाइम पर निकल जाते हैं जब अच्छा मौसम होता है। जैसे अभी अच्छा मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ऑटम का सीज़न है, बहुत ही प्यारा सा सीज़न है। जो सीज़न मैं सबसे ज़्यादा अडोर करती हूँ, ये वाला सीज़न, और स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग सीज़न भी है, पर स्प्रिंग में ऐसा होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी गर्मी आ रही है, पर इसमें बहुत जल्दी जल्दी ठंड नहीं आती है, धीरे धीरे करके ठंड आती है। तो ठीक है, अच्छा मौसम है ये, तो इस मौसम में भी वो निकल सकते हैं, वो दिख सकते हैं। पर सोचो वो पूरे साल, मतलब मेजॉरिटी तो टाइम समर का और विंटर का ही होता है ना, तो वो पूरे साल लगभग वो सो रहे होते हैं। कितनी अच्छी किस्मत है उनकी, मतलब आराम से सो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब सो रहा है तो इंसान को ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, वो सो ही रहा है फिर तो। एंड हाइबरनेशन हम कहते हैं विंटर स्लीप को। अगर ठंड के मौसम में कोई नहीं दिख रहा है, कोई अंडरग्राउंड हो गया है और वो सो गया है, तो उसको हम कहेंगे विंटर स्लीप, रिस्पेक्टिवली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। अपने आप को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाने के लिए वो समर एंड विंटर स्लीप पे चले जाते हैं। नाउ अब हम आ जाएंगे उनकी मॉर्फोलॉजी में, उनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है। उनकी बॉडी ना बच्चों डिविजिबल होती है इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड एंड ट्रंक में डिविजिबल होगी, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इसके बारे में। जैसे ये वाला पोर्शन है ना, दिस इज हेड, दिस इज आई, ये आगे के लिम्स है उसके, तो इसको हम कहेंगे फोर लिम। ये पीछे के लिम्स है इसके, तो इसको हम कहेंगे हाइंड लिम। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे ट्रंक। ठीक है, इनके पास कोई नेक, कोई टेल, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, नेक एंड टेल आर एब्सेंट। स्किन इसकी मॉइस्ट होती है, ये मैं मिटा क्यों रही हूँ इसे, स्किन इसकी मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है ड्यू टू द म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस की वजह से इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट, मुलायम सी और स्लिपरी सी होगी और फ्लूइडी सी होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब इसका मतलब ये मत समझ लेना ये क्यूट होते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब ये तो नहीं समझ रहे हो ना कि ये लोग क्यूट होते हैं, और क्यूट लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ये मत समझ लेना तुम लोग। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यूटेनियस मतलब कि क्यूटेन, स्किन के थ्रू जब रेस्पिरेशन करते हैं, थ्रू आउट द स्किन जब रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। नाउ कलर ऑफ डोर्सल साइड इज ऑलिव ग्रीन, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, विथ डार्क इरेगुलर स्पॉट। यहाँ पे डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पॉट है, यहाँ है, यहाँ, हर जगह पे थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इरेगुलर स्पॉट्स एंड वेंट्रल साइड जो इनका होता है वो पेल येलो होता है। इसको अगर ऐसे पलट दो, ऐसे ना इस मेंढक को अगर ऐसे करके पलट दो, तो पेल येलो कलर का इनका कलर होता है। पेल येलो हल्का सा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हल्का सा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पेल येलो कलर है, बहुत ही हल्का सा। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट अब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। अब्जॉर्ब करता है ये स्किन के थ्रू। कभी पानी पीते हुए आप नहीं देखोगे इसे, ये सारा पानी या फिर मॉइस्चर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा सारा पानी या फिर मॉइस्चर। अ माउथ, पेयर्ड नॉस्ट्रल्स एंड बल्ज्ड आईज, जो कि निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। ये जो इसकी आई है ना, इसके ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन, एक झिल्ली है जिसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है इनके पास। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो, नाउ ऑन ईदर साइड ऑफ आईज हैव अ मेम्ब्रेन टिम्पैनम। मेम्ब्रेनस टिम्पैनम प्रेजेंट होती है दोनों आईज के पास में, लगभग ऐसे करके। ठीक है, 4 लिम्स जिसमें कि 4 डिजिट्स होते हैं, हमारे 5 डिजिट्स हैं, 5 फिंगर्स हैं, इनके 4 डिजिट्स होते हैं। यहाँ पर भी देख रहे हो 1 2 3 4 है ना।
एंड हाइंड लिम्स में इनके 5 डिजिट्स होते हैं जैसे कि हमारे होते हैं, दैट हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बरोइंग, लीपिंग ऐसे उछलना कूदना, ठीक है, लीप करना, बोरो करना यानी कि बोरो नहीं बरो करना यानी कि मिट्टी खोद कर अंदर जाना, ठीक है। हाइंड लिम्स आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स, हाइंड लिम्स इसकी लार्जर है क्योंकि उसी के फोर्स के वजह से वो लीप कर पाएगा, स्विम कर पाएगा। एंड फीट हैव वेब डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग। वेब डिजिट्स का क्या मतलब होता है, जैसे ये उंगलियां हैं ना, ऐसी उंगलियां हैं, तो यहाँ पर ऐसी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, इस तरह की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ऐसी, ये है वेब डिजिट्स, ठीक है, इसको कहते हैं वेब्ड डिजिट्स। समझ में आया आप लोगों को? वेब डिजिट्स जो स्विमिंग में हेल्प करता है। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा रहेगा स्विमिंग उतनी ज़्यादा होगी क्योंकि वो पानी को डिस्प्लेस कर पाएगा एक जगह से। फ्रॉग्स एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है कि आप मेल और फीमेल को देखकर आसानी से बता सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जैसे कि कॉकरोच जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉकरोच में भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, यानी कि आप देख के पता लगा सकते हो कि ये फीमेल कॉकरोच है या मेल कॉकरोच है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एनल सर्काई, है ना। मेल फ्रॉग्स हैव साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। मेल फ्रॉग के पास साउंड प्रोड्यूस करने वाले वोकल सैक होते हैं और कॉप्युलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आ जाता है नीट के क्वेश्चन में कई बार नीट के क्वेश्चन में आता है। मेल के फ्रॉग के पास ना साउंड प्रोड्यूस करने वाले वोकल सैक प्रेजेंट होंगे और कॉप्युलेटरी पैड होगा उनके पहले डिजिट ऑफ 4 लिम्स में, विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स, जो एब्सेंट होता है फीमेल फ्रॉग्स में। इसी के वजह से आप आसानी से सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कर सकते हो। सेक्सुअली इन दोनों की मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, ये पता लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो, अब हम लोग फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा बहुत हम लोगों से भी मिलता जुलता है। जैसे कि हमारे में भी एलिमेंट्री कैनाल होगा और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, इनके में भी होगा। एलिमेंट्री कैनाल इनके में शॉर्ट होता है क्योंकि भाई जान ही इसकी छोटी है, जीवन इसका पूरा शरीर ही छोटा है, तो छोटा ही एलिमेंट्री कैनाल होगा ना। और यहाँ पे रीजन क्या लिखा हुआ है, बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स होते हैं एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड होती है इनकी लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन। माउथ, बक्कल कैविटी, माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, क्लोएका। क्लोएका को छोड़कर आपको ये दिखेगा कि सारे के सारे ऑर्गन्स हमारे अंदर भी मौजूद होते हैं। क्लोएका बस नहीं होता, क्लोएका की जगह हमारे में एनस प्रेजेंट होता है। लिवर यहाँ पर भी बाइल सिक्रीट करेगी जो कि स्टोर होगा ग्लाल ब्लैडर में, बहुत ही ईजी है। पैनक्रियाज, यहाँ पर भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेंगे जो कंटेन करेगा डाइजेस्टिव एंजाइम को, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल हमारी तरह है। फूड कैप्चर्ड होंगे बाई लोब्ड टंग से। टंग इसका कैसा होता है, पिंक कलर तो यहाँ है नहीं पर कोई बात नहीं, येलो से ही बना देती हूँ। टंग इनका ऐसा होता है, बाई लोब्ड, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा इनका टंग होता है, ठीक है। बाई लोब टंग इसमें प्रेजेंट होगी। आगे चलते हैं हम लोग, डाइजेशन देख लेते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस। अब डाइजेस्टिव जूस और HCl सिक्रीट होगा गैस्ट्रिक वॉल में जो डाइजेस्ट करेगा फूड को। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को काइम कहते हैं, हमारे में भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को काइम कहा जाता है। इट इज पास फ्रॉम द स्टमक टू द डूडेनम। डूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। ड्यूडेनम रिसीव करेगा बाइल और पैनक्रियाटिक जूसेस थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट कौन सा डक्ट है, ऐसा डक्ट जो पैनक्रियास से भी एसोसिएटेड है एंड आपके बाइल डक्ट से भी एसोसिएटेड है। तो दोनों डक्ट्स मिलाकर एक कॉमन बाइल डक्ट बना लेते हैं जिसमें से ड्यूडेनम रिसीव करता है दोनों के जूसेस, बाइल भी रिसीव करेगा और पैनक्रियाटिक जूस भी रिसीव करेगा।
बाइल इमल्सिफाई करती है फैट को, पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को, जिसको हम ट्रिप्सिन भी बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस को। डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है इंटेस्टाइन में, जिस तरह से हमारे में होती है वैसे इसमें भी हो जाएगी। फिंगर लाइक विलाई और माइक्रोविलाई जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फूड को, यानी कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को। डाइजेस्टेड फूड या फिर यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स, जितना भी फूड का ब्रेक डाउन हुआ, बायोमोलिक्यूल्स निकले, वो सारे बायोमोलिक्यूल्स इसमें अब्सॉर्ब हो जाएंगे। अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव होंगे रेक्टम के पास और पास आउट हो जाएंगे थ्रू क्लोएका। जैसे हमारे में एनस होता है, इनके में क्लोएका होता है। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल इनका डाइजेशन था। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि ये अपने स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं। सो ये स्किन इनका एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। पानी है बाहर में, बाहर पानी है और इनके स्किन में क्या है, मॉइस्ट सरफेस है। तो इनका स्किन एक ऐसी मेम्ब्रेन कंसिस्ट करता है जो डिफ्यूज कर जाएगा पानी का सारा ऑक्सीजन इनसाइड। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्किन। जब ये आराम से विंटर स्लीप और समर स्लीप में हो रहे होंगे ना, सो रहे होंगे मतलब, तो आराम से इनका स्किन रेस्पिरेशन कर रहा होगा और इनको पता भी नहीं चलेगा, और इसी वजह से ये जिंदा भी रह पाते हैं। लैंड में बकल कैविटी, स्किन, लंग्स, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, एक्ट करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। यानी कि जब ये लैंड में आ जाते हैं, ठीक है, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन तो इनका वाटरी सरफेस पर हो रहा है ना, एक्वाटिक हो रहा है। एक्वाटिक हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। जब ये लैंड पे रहेंगे तब इनका पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। पल्मोनरी मतलब कि लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करना। नाउ लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द थोरैक्स। एयर इंटर करेंगे नोस्ट्रिल के थ्रू इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू द लंग्स। क्या है, लंग्स पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर के सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं जो थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं। थोरैक्स रीजन यानी कि ऐसे चेस्ट वाला रीजन इनका, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रहा इसका लंग्स, दो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है इसके लंग्स, ठीक है। ये है इसका बकल कैविटी। बकल कैविटी के थ्रू सारा का सारा एयर लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा। सबसे पहले तो क्लोज टाइप का होगा। क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है कि इसके बॉडी में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ब्लड वेसल्स इसमें पाए जाते हैं। हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड है, लिम्फेटिक सिस्टम है जो कंसिस्ट करेगा लिम्फ के चैनल्स और लिम्फ के नोड्स को। हार्ट इसका 3 चेम्बर का होता है। आपको याद है इसमें एनिमल किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा था, जितने भी एम्फीबियंस हैं वो 3 चेम्बर्ड हार्ट कंसिस्ट करेंगे। बर्ड्स और हमारा जो ये है वर्टिब्रेट्स जितने हैं वो सब 4 चेम्बर्ड हार्ट कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। एंड इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। हमारे भी हार्ट का जो मेम्ब्रेन होता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, इसके भी हार्ट के मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम बोलेंगे। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको शायद याद करने की ज़रूरत भी ना पड़े। 2-4 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको याद करना पड़ सकता है, रेस्ट आपको कुछ नहीं करना होगा। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगा जिसको हम साइनस विनोसस बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्वाइन करता है इसके राइट एट्रियम को, और ये रिसीव करेगा थ्रू मेजर वीन्स जिसको हम वेना केवा कहते हैं। हमारे में भी जो मेजर वीन होता है उसको वेना केवा बोलते हैं, और आउर्टा बोलते हैं हम मेजर आर्टरी को, आउर्टा, मेजर वीन को वेना केवा। द वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट। वेंट्रिकल जो है ना, वेंट्रिकल क्या है, नीचे वाला पोर्शन। 3 चेम्बर्ड हार्ट है तो 2 ऑरिकल हो गए और 1 वेंट्रिकल होगा। तो वेंट्रिकल ओपन करेगा एक सैक जैसा कोनस आर्टेरियोसस में।
आर्टेरियोसिस में ओपन करेगा, जो कि वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है। डोर्सल वेंट्रल तो आपको पता है ना, अगर ये हार्ट है तो ये पोर्शन उसका डोर्सल सरफेस होगा और ये पोर्शन उसका वेंट्रल सरफेस होगा, ठीक है। तो ये है इसका वेंट्रिकल। वेंट्रिकल ये ओपन कर रहा है कहाँ पर, ओपन कर रहा है कोनस आर्टेरियोसिस में। यहाँ पर कहीं पे लिखा है नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग बस इतना समझ लो कि वेंट्रिकल एक सैक जैसा कोनस आर्टेरियोसिस में ओपन करेगा एंड वहां से ये वेंट्रल पोर्शन ऑफ द हार्ट में चला जाएगा। Now, blood will be pumped from the muscular heart, is carried to all body parts by the arteries। इसी को हम arterial system कहते हैं। आर्टरीज ही तो सारे pumped blood को कैरी करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है, यही तो काम है आर्टरीज का। वीन्स कलेक्ट करते हैं ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। वीन्स कलेक्ट करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आर्टरी ट्रांसपोर्ट करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। तो आर्टरी वाले को आर्टीरियल सिस्टम कहते हैं, वीन वाले को हम वीनस सिस्टम कहते हैं। वेरी इजी, राइट। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, जिसको हम कहेंगे कि एक ऐसा वीनस कनेक्शन जो लिवर और इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि वो वीन जो इंटेस्टाइन और लिवर में से ब्लड को लेकर आ रहा है। एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, जो कि किडनी में से, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में से ब्लड को लेकर आ रहा है, आर सीन इन फ्रॉग्स। ब्लड कंटेन करेगा प्लाज्मा और सेल्स। कौन से सेल्स? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। याद करो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने, कनेक्टिव टिश्यू में अभी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले। ब्लड क्या कंसिस्ट करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आ गया ना उसका रेफरेंस यहाँ पर। चलो, आरबीसी कैसी होगी? न्यूक्लिएटेड होगी और कंटेन करेगा हीमोग्लोबिन। न्यूक्लिएटेड यानी कि इट कंटेन्स न्यूक्लियस, इट कंटेन्स न्यूक्लियस। हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना, जो आरबीसी है, वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि हमारे खून का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ई न्यूक्लिएटेड होती है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को, गैसेस को एंड वाटर को टू द डिफरेंट टिश्यूज of the body, to the different cells of the body. Now we'll talk about the excretory system of frogs. So excretory system इसका कंसिस्ट करेगा किडनी। कितनी होगी किडनी? 2 किडनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये एक किडनी हो गई और ये एक किडनी हो गई। 2 किडनी की कंसिस्ट करेगा यूरेटर, जो यूरेटर दोनों में से उसके यूरिन को कलेक्ट करके जो ट्यूब्यूल लेकर जाएगी। 2 होगी क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर। क्लोएका बेसिकली क्या है? ओपनिंग है जहाँ से सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, और यूरिनरी ब्लैडर, जैसे हमारे में यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो यूरिन को स्टोर करके रखेगा, वैसा ही है, सेम टू सेम। किडनीज डार्क रेड कलर की होगी, बीन शेप की होगी। फाउंड पोस्टीरियरली इन द बॉडी, पोस्टीरियरली यानी कि पीछे के साइड में, ट्रंक के साइड में प्रेजेंट होगी। कैविटी ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों साइड में, जैसे हमारे में पीछे के साइड में, इस साइड में पोस्टीरियर सरफेस के डॉर्सल सरफेस, पोस्टीरियर रीजन के डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट होती है। ये हमारा डॉर्सल सरफेस है, ये मेरा वेंट्रल सरफेस है। तो यहाँ पर पीछे बैक साइड में अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम दोनों लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होती है, वैसे इनके में भी यहाँ प्रेजेंट होगी। ईच किडनी इज फॉर्म्ड ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, एंड 2 यूरेटर इमर्ज करेंगे किडनी से। बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। तो नाउ मेल फ्रॉग्स में ना जो यूरेटर है वो एक्ट करेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, जो ओपन करेगा थ्रू क्लोएका। यूरिनोजेनाइटल डक्ट का क्या मतलब होता है? कि वहीं से उसके स्पर्म्स भी रिलीज होंगे थ्रू द यूरेटर। यूरेटर के थ्रू स्पर्म भी ट्रांसपोर्ट होगा एंड उसका वेस्ट मटेरियल भी ट्रांसपोर्ट होगा। फीमेल में यूरेटर और ओविडक्ट ओपन करते हैं सेपरेटली इन क्लोएका, यानी कि यूरेटर अलग है और ओविडक्ट अलग है, पर इसमें कोई वास्ट डिफरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो यूरेटर का काम है वही वास्ट डिफरेंस का भी काम है। The thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum, which also opens into the cloaca. तो thin walled urinary bladder present होगी rectum के ventral portion में, ठीक है, और आगे चल के क्लोएका में ओपन कर जाएगी। देखो
ये है क्लोएका, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये इसका वेंट्रल पोर्शन हो गया, पीछे होता तो उसका डोर्सल पोर्शन होता। फ्रॉग इज यूरियोटेलिक, यानी कि यूरिया एक्सक्रीट करेगा वो। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो कैरिड होंगे बाय द ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। तो पूरी बॉडी में से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट कलेक्ट हो रहा है ब्लड में, वो सारा वेस्ट फिल्टर आउट होगा इन द किडनी, और फिल्टर होने के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होगा, जो चीज़ें बाहर निकलती है वो यूरिन कहलाता है। एंड यूरिन से यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू मेल्स में एंड यूरेटर के थ्रू फीमेल्स में वो बाहर निकल आएगा। नाउ विल टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ये इंक्लूड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। इतनी सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होंगी और सेम चीज़ें हमारे में भी होती है। CNS होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, PNS होता है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, और ANS होता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल। There are 10 pairs of cranial nerves arising from the brain. ब्रेन से cranial nerves arise होंगे, है ना, और spinal nerves स्पाइन से arise होंगे। ये तो बहुत इजी है। ब्रेन इनक्लोज्ड होंगे एक बोनी ब्रेन बॉक्स में, हम जिसको स्कल कहते हैं, यहाँ पर उसको क्रेनियम कहेंगे। क्रेनियम हमारे में भी प्रेजेंट है पर वो प्रोटेक्टेड है स्कल से, यहाँ पर वो बोनी ब्रेन बॉक्स से प्रोटेक्टेड है, उसको हम क्रेनियम कहेंगे। ठीक है। सेंस ऑर्गन क्या इंक्लूड करेगा? ऑर्गन ऑफ सेंसरी पैपिला, जिसको टच के लिए यूज किया जाता है। टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट के लिए यूज किया जाएगा। नेजल एपिथेलियम, स्मेल के लिए यूज किया जाएगा। सिंपल आई, विजन के लिए। पेयर्ड और सिचुएटेड होती है ऑर्बिट में। टिम्पैनम विथ इंटरनल ईयर्स, ताकि वो हियरिंग कर सके, सुन सके एंड बैलेंसिंग कर सके, यानी अपनी बॉडी को एक इक्विलिब्रियम और कोऑर्डिनेटेड मैनर में रख सके। फाइनली वी विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट करती है एक पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, ओवल शेप का टेस्टिस प्रेजेंट होगा, येलोइश कलर का, जो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? किडनी के अपर पार्ट में अटैच्ड होगा। इसीलिए किडनी से जो यूरेटर निकलता है वही इसका यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहलाता है, क्योंकि किडनी से अटैच्ड टेस्टिस है, तो टेस्टिस में जो स्पर्म्स बन रहे होंगे वो स्पर्म्स भी उसी यूरेटर के थ्रू बाहर आएंगे, क्लोएका के थ्रू। बाय डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम मेसोर्कियम कहते हैं, वासा इफ्रेंशिया जो कि 10 से 12 इन नंबर होता है, वो टेस्टिस से अराइज करेगा और किडनी में एंटर कर जाएगा ऑन द साइड दैट ओपन्स इनटू द बिडर्स कैनाल। एक कैनाल जो प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ मेल में, ताकि वो स्पर्म को कैरी करके लेकर आ सके। इट कम्युनिकेट्स विथ यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका. The cloaca is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperms to the exterior. Cloaca क्या है? जिस तरह से हमारे बॉडी में anus present होता है, that is this opening of the last elementary canal का जो पार्ट है, ओपनिंग है जहाँ से सारा फीकल मैटर बाहर निकलेगा। उसके अलावा हमारे में यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, एंड फीमेल्स में वजाइना होती है जहाँ से रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होती है। हमारे में 3 ऐसे ओपनिंग्स होते हैं फीमेल्स में। मेल्स में 2 ओपनिंग्स होती हैं, लेकिन इनके में एक ही ओपनिंग होगी जो कि फीकल मैटर को पास कराने के लिए भी यूज़ की जाएगी, यूरिन को भी पास कराने के लिए यूज़ की जाएगी, और स्पर्म्स को भी एक्सटीरियरली इस एनवायरनमेंट में पास कराने के लिए यूज़ की जाएगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड करती है पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे कि नॉर्मल हमारे में भी होता है। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। जिस तरह से मेल में टेस्टिस किडनी के साथ अटैच था, यहाँ पर वो अटैचमेंट नहीं होती है। यहाँ पे किडनी अलग है, यहाँ पर ओवरीज अलग है। पेयर ऑफ ओविडक्ट विल अराइज फ्रॉम द ओवरीज दैट विल ओपन इनटू द क्लोएका सेपरेटली। बिल्कुल अलग अलग चीज़ है, सिस्टम यहाँ पे सब चीज़ का अलग है, राइट। अ मैच्योर फीमेल कैन ले अप टू
3000 ओवा एट अ टाइम। जस्ट इमेजिन द नंबर। एक बार में अगर फीमेल फ्रॉग ने एग लेइंग कर दी तो 3000 मेंढक के बच्चे पैदा हो जाएंगे। 3000। उसमें से मान लो किसी भी कारण से अगर बहुत ज्यादा बच्चे मर गए, उनका कुछ भी अंडा मर गया या टूट गया, तो भी कम से कम कुछ नहीं तो 500-600 तो बच ही जाएंगे। कुछ नहीं तो चलो 200-300 तो बच ही जाएंगे, है ना। तो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ रिप्रोडक्टिव रेट इन फ्रॉग्स। चलो बच्चों, नाउ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी एंड वो वाटर में होगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व करेगी लार्वा की स्टेज, जिसको हम टेडपोल बोलते हैं, एंड ये मेटामॉर्फोसिस करती है जब आगे चलकर वो एडल्ट बनेगा। मेटामॉर्फोसिस यानी कि पूरे लार्वल स्टेजेस होते हुए, थ्रू आउट द जर्नी होते हुए अलग अलग बॉडी की मॉर्फोलॉजी होगी। ठीक है, एम्ब्रियो ऐसा दिखेगा, टैडपोल ऐसा दिखेगा, 2 लेग्स के साथ टैडपोल ऐसा दिखेगा, 4 लेग्स के साथ टैडपोल ऐसा दिखेगा, एंड फाइनली ये फ्रॉग ऐसा दिखेगा। यानी कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इसकी मॉर्फोलॉजी में, इसी को कहते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, चलो तो फाइनली ये वाला चैप्टर आप लोगों का 1 शॉट कंप्लीट हो गया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फाइनली देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से फटाफट देख लो। ये इंसेक्ट्स खाएंगे एंड क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे, इसीलिए इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इकोलॉजी को बैलेंस कर रहे हैं बाय सर्विंग एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक टू द फूड चेन। फूड चेन में हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रासेस पे फीड करेंगे इंसेक्ट्स, इंसेक्ट पे फीड करेगा फ्रॉग, फ्रॉग पे फीड करेगा स्नेक, स्नेक को खाएगा वल्चर। ये एक तरह का फूड चेन है ना। तो ये फूड चेन और फूड वेब जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसे बैलेंस करने का। कुछ कंट्रीज में जो फ्रॉग के मस्कुलर लेग्स होते हैं ना, उसे एज अ फूड, उसे एज अ डेलिकेसी भी यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने कभी कभी वीडियोस वगैरह देखी होगी सोशल मीडिया पर कि चाइना में बैठे हुए हैं लोग और फ्रॉग है एंड उस पर कुछ सूप वगैरह डाल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कहीं कहीं पर इसको एज अ डेलिकेसी यूज़ किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का पूरा एनाटॉमी खत्म हो चुका है, सारी सिस्टम्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एंड उसके साथ साथ आपको मैंने सारे तरह के टिश्यूज के बारे में भी सब कुछ पढ़ा दिया। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया और अच्छा लगा हो बच्चों। We will meet in the next 1 short lecture, और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर लेक्चर अच्छा लगा देन प्लीज़ गिव अ लाइक, कमेंट करके बताना मुझे आपको कहाँ कहाँ पर दिक्कत हुई या फिर कहाँ कहाँ पे आपको कौन सा टॉपिक समझ में आया, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर, बाय बाय।